और बड़ी खबर आ रही है, पुणे बेंगलुरु हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। मिनी बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत, हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। ये सभी यात्री पर्यटक गोवा जा रहे थे। धारवाड़ से गोवा ये पर्यटक जा रहे थे। धारवाड़ नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। बड़ी खबर, दर्दनाक सड़क हादसा, 11 यात्रियों की मौत। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर यह हादसा हुआ। मिनी बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत, हादसे में 11 यात्रियों की मौत। ये तमाम पर्यटक सारे यात्री गोवा जा रहे थे। धारवाड़ से गोवा की ओर ये लोग जा रहे थे और धारवाड़ नेशनल हाईवे पर इस बीच ये हादसा हो गया। और अब बात कोहरे के कहर की। चूरू में कोहरे का कहर, लोक परिवहन की बस और ट्रोले में भिड़ंत। मौसम के कारण, कोहरे के कारण हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। भालेरी तारानगर रोड की यह घटना है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है। चूरू में कोहरे के कहर के कारण सड़क हादसा, जिसमें 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लोक परिवहन बस और ट्रोले में भिड़ंत हुई, जिसके बाद बस और ट्रोले की भिड़ंत के बाद यह हादसा हुआ। 11 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। हादसा भालेरी तारानगर रोड पर हुआ। ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और दौसा में भी कोहरे का कहर दिखाई दिया। हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई। 3 गाड़ियां आपस में टकराई। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई और इसके बाद 3 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। ट्रक, बस और अन्य गाड़ी में ये टक्कर हुई। 6 से ज्यादा यात्री इस भिड़ंत में, इस हादसे में घायल हुए हैं। खबर जैसलमेर से। जैसलमेर में एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी। मासूम खेत में काम कर रहा था। राजमथाई गांव की वारदात है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर है। पेड़ से झूलता हुआ एक युवक का शव मिला है। यहां पर जोधपुर सड़क मार्ग के पास ये शव मिला है। मौके पर पोखरण पुलिस पहुंच चुकी है। मामले की जांच की जा रही है। मानसिक विक्षिप्त ये मृतक बताया जा रहा है। मृतक बांसवाड़ा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को खुश करने के चक्कर में स्नेचर बन बैठे और पहुंच गए सलाखों के पीछे। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने 2 मोबाइल स्नेचर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से छीने गए कई मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर ट्रैप लगाया और दोनों आरोपियों को मौके से दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बाइक चोरी, मोबाइल और चेन छीनने की कई वारदातों को कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड्स को खुश करने के लिए स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। उसके लिए हमने 6 घंटे का ट्रैप लगाया था और वो जो खबर मिली थी वो लड़के 6 घंटे के बाद वहाँ पे आए, उसको पकड़े और उनको इंक्वायरी किया। उसके पास उसी टाइप 6 मोबाइल मिले थे और एक मोटरसाइकिल मिली थी। इंक्वायरी के बाद उसके पास से 26 मोबाइल अपन ने हस्तगत किया है और 3 मोटरसाइकिल ही। मुंबई की साकिनाका पुलिस ने करीब 346 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। सूचना के आधार पर चांदीवली संघर्ष नगर इलाके में पुलिस ने छापा मारा और मौके से गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरामद किए गए गांजे की कीमत बाजार में 51 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल साकिनाका पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पकड़े गए अशोक माणिक से ये पता लगाने में जुटी है कि गांजा वो
कहां से लाया था और किसको सप्लाई करने वाला था। भरतपुर से बड़ी खबर, मकान विवाद में खूनी संघर्ष और इस संघर्ष में युवक पर चाकू से हमला किया गया। हमले में युवक की नाक कट गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। भरतपुर से बड़ी खबर है और ये तस्वीरें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है घायलों को, हमले में घायल युवक को। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है। किसान आंदोलन का आज 51वां दिन और आज किसानों से फिर से बातचीत करेगी सरकार। विज्ञान भवन में 12 बजे ये वार्ता होगी। सरकार किसानों के बीच 9वें दौर की ये वार्ता होगी। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर ये किसान डटे हुए हैं। कानून वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं और आज फिर से बातचीत होगी 12 बजे विज्ञान भवन में। बातचीत से पहले किसान नेता टिकैत ने कहा कि अंतिम बातचीत होगी। चलिए, तो अब किसानों से एक बार फिर सरकार बातचीत करने जा रही है। दो तस्वीरें और देख लीजिए। विज्ञान भवन में संवाद होगा किसानों और सरकार के बीच। आज फिर से 12 बजे वार्ता होगी और इस बातचीत के बाद, इस वार्ता के बाद उम्मीद की जा रही है कि विवाद खत्म हो जाए। जो सैकड़ों हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर जमे हुए हैं वो वापस घरों में, खेतों में लौट जाए। केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर पिछले 51 दिन से चल रहे किसान आंदोलन में आज अहम दिन है। आज दोपहर 12 बजे किसानों और सरकार के बीच 9वें राउंड की बातचीत होगी। बड़ी बात यह है कि ये बातचीत किसान कानूनों पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार हो रही है। सरकार ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 9 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਛਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ, ਜਾਗ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ही बंदे ने, ना आपदे बंदे चुन के उन्होंने कमेटी बनाती। ये जी ऐसा है, जो मीटिंगें तो चलती रहेगी। जैसे पहले 9 मीटिंगें हो चुकी है, उसमें कोई आज तक रिजल्ट आया नहीं है, इसलिए कोई ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी मसले होते हैं बात से ही हल होते हैं, तो उम्मीद तो रखते हैं कि कुछ न कुछ सरकार है जो। वहीं राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि देश के अन्नदाता अपने अधिकार के लिए अहंकारी मोदी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि देश के अन्नदाता अपने अधिकार के लिए अहंकारी मोदी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। आज पूरा भारत किसानों पर अत्याचार और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहा है। आप भी जुड़िए और इस सत्याग्रह का हिस्सा बनिए। आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का किसान अधिकार दिवस आज राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। राजभवन तक पैदल मार्च कांग्रेस निकालेगी और राजभवन पर प्रदर्शन की तैयारी पूरी कर ली है कांग्रेस ने। दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में हल्ला बोल ये कार्यक्रम होगा। वहीं प्रदेश में अजय माकन इस हल्ला बोल कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे, इस प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। दीपक व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। दीपक,
हल्ला बोल कार्यक्रम, किसानों के समर्थन में कांग्रेस का राजभवन घेराव, क्या चल रहा है? देखिए सुमित, अब से कुछ देर बाद में जो कांग्रेस का अधिकार दिवस का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू होगा। हालांकि 11 बजे का जो वक्त है वो तय किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो यहाँ पर नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं उनका जुटना यहाँ पर शुरू हो चुका है। यदि तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये तस्वीरें हैं यहाँ पर, ये तस्वीरें पीछे की तरफ की तस्वीरें हैं जहाँ पर सिविल लाइंस फाटक पर ये मंच यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, इसके अलावा प्रभारी अजय माकन और साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य विधायक यहाँ पर आएंगे। और ये यहाँ पर कुछ देर बाद में जब धरना शुरू होगा तो यहाँ पर ये बैठकर धरने में शामिल होंगे। इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आएंगे, बड़ी तादाद के अंदर आने का उनका कार्यक्रम है। कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो किसान अधिकार दिवस के रूप में कांग्रेस आज का दिन मना रही है और केंद्र सरकार के खिलाफ ये पूरा का पूरा जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर रहने वाला है। खासतौर पर पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो, और साथ में जो कृषि कानून जो केंद्र सरकार लेकर आई है उसके विरोध में ये यहाँ पर पूरा कार्यक्रम रखा गया है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो कार्यक्रम किया गया था, तय किया गया था, उसके तहत अलग अलग राज्यों के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है और राजस्थान के अंदर भी बड़े स्तर पर कांग्रेस इस कार्यक्रम को कर रही है। सिविल लाइंस फाटक पर ये यहाँ पर कार्यक्रम रखा जा रहा है। एक तरीके से राजभवन घेराव का कार्यक्रम अलग अलग जगह पर रखा गया था, चूंकि अब राजभवन यहाँ से ठीक पास में ही है तो ऐसे में ये कार्यक्रम यहाँ पर सिविल लाइंस फाटक पर रखा गया है। कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष दीपक, 11 बजे का वक्त था, अभी शुरू नहीं हुआ है, कितना वक्त और? निवेदन करता हूं कि वो मंच पर है। देखिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन फिलहाल जो कार्यक्रम है वो शुरू नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो एक तरीके से औपचारिक शुरुआत है कार्यक्रम की वो यहाँ पर हो जाएगी। नेता यहाँ पर जो बड़े नेता हैं उनका आना 12 बजे के आसपास से शुरू हो जाएगा। दीपक, लेकिन इस घेराव को, राजभवन के घेराव को, कांग्रेस के इस पैदल मार्च को अब बीजेपी सिर्फ राजनीति बता रही है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, किसानों की हितैषी नहीं है कांग्रेस। अगर हितैषी होती तो किसानों के कर्ज माफी का जो वादा किया था वो कर्ज माफ कर देती। तो क्या राजनीति होती नजर आ रही है आपको? आप वहां पर मौजूद हैं, इसलिए मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या सिर्फ आपको ये लग रहा है राजनीति हो रही है अब किसानों के हित पर? देखिए सुमित, जब जो 3 कृषि कानून जो आए हैं उसको लेकर किसान लगातार विरोध में है। किसानों का एक जो बड़ा तबका है वो वहाँ पर दिल्ली के पास में जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, वहाँ पर लगातार धरना दिया हुआ है, वहाँ पर पड़ाव उन्होंने दिया हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस समेत चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो वो इसको बुझाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है और एक तरीके से किसानों का हितैषी वो तमाम राजनीतिक दल खुद को बता रहे हैं। और उसी अगुवाई में कोई भी राजनीतिक दल जो कि केंद्र सरकार के विरोध में है, बीजेपी के विरोध में है, वो इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहता। और यही वजह है कि कांग्रेस ने भी अलग अलग राज्यों के अंदर राजभवन घेराव का फैसला किया है। कांग्रेस समेत तमाम दल जो हैं वो केंद्र के। ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ देर बाद प्रदर्शन होगा, राजभवन घेरने की तैयारी। बढ़ते अगली खबर की ओर। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शराब कांड में सरकार एक्शन में। सरकार ने 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। मौत की जांच संभागीय आयुक्त करेंगे। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत के बाद अब सरकार एक्शन। प्रेम मीणा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम, 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है सरकार ने, शराब कांड पर एक्शन में आ गई है, लेकिन सवाल ये कि जब शिकायतें लगातार की जा रही थी, पहले से की जा रही थी, तब क्यों नहीं ध्यान दिया गया? जी बिल्कुल समीर जी, आपने सही कहा। दरअसल शिकायतें पहले से ही की जा रही थी, लेकिन जो आला अधिकारी हैं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसका खामियाजा अधिकारियों को भुगतना भी पड़ा है। कल भरतपुर रूपवास के एसडीएम लोकेश मीणा को माफ कीजिएगा एपीओ कर दिया है सरकार ने। इसके अलावा आबकारी विभाग के अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई की है। कल देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे मामले की जांच भरतपुर के संभागीय आयुक्त से कराने की घोषणा की थी। आज मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना के तहत राज्य के गृह विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं और पूरे मामले की जांच भरतपुर के संभागीय आयुक्त करेंगे। संभागीय आयुक्त को 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को
देनी होगी। अब ये देखना होगा कि संभागीय आयुक्त अपनी रिपोर्ट में इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार किसको मानता है। फिलहाल इसके लिए हमको इंतजार करना होगा। जी सुमित। लेकिन लापरवाही तो प्रेम कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की रही ना इस मामले में। देखिए शिकायत भी स्थानीय लोगों ने बार बार की, यूपी से शराब आ रही थी, यहाँ पर अवैध शराब बेची जा रही थी, फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। जी बिल्कुल सुमित जी, आपने सही कहा। ये अधिकारियों ने पूरे मामले में लापरवाही बरती तो इसका परिणाम भी अधिकारियों को भुगतना पड़ा है। जो रूपबाज के एसडीएम है लोके माफ कीजिएगा ललित मीणा, उन पर सरकार ने एक्शन लिया है और उनको एपीओ कर दिया है। और फिलहाल क्या किया जा रहा है वहां पर ताकि यूपी से इस तरह की शराब वहां पर बिक्री ना हो? देखिए सुमित जी, जैसे ये घटना घटित हुई है इसके बाद तुरंत ही जो सरकारी अमला है वो सतर्क हो गया और अब अवैध शराब की बिक्री न हो इसके लिए आबकारी विभाग के जो विशेष दस्ते हैं वो पूरी तरह सतर्क है। चलिए शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। और बात वैक्सीनेशन की, जिसके लिए मरुधरा पूरी तरह से तैयार है। 167 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन होगा। 6 सेंटर्स पर कोवैक्सीन का टीका लगेगा। पीएम मोदी कल सुबह 10:30 पर इसका आगाज करेंगे। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका शुभारंभ करेंगे 12 बजे। लाभार्थियों को वैक्सीनेशन के लिए मैसेज जाएगा। जिस बल का पूरा देश इंतजार कर रहा था वो तस्वीरें साफ तौर पर सामने आ चुकी है। कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू हो रहा है और ये वो जोधपुर का स्टेट लेवल का वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पे सबसे पहले बाय एयर कोरोना वैक्सीन पहुंचेगी। ये वैक्सीन रखने की कोल्ड चेन बनाई गई है। आप देख सकते हैं ये 13 लाख की क्षमता यहाँ 2 कोल्ड चेन है जहाँ पे वैक्सीन को रखा जाएगा और यहीं से पूरे 10 जिलों में कोरोना वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये वो तस्वीरें हैं जिसको देखकर प्रदेश के हर नागरिक को खुशी इज़हार हो रही है। एक डर जो लगातार पिछले 1 साल से है कि आखिर कोरोना वैक्सीन कब आएगी, डर कब मिटेगा। और यहाँ से ये बॉक्सेस देख रहे हैं 10 जिलों में इन्हीं बॉक्सेस में कोरोना वैक्सीन जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी और जोधपुर के 6 जिलों के साथ साथ जो बीकानेर और नागौर के करीब करीब कुल मिलाकर 10 जिले हैं वहाँ पे ये वैक्सीन जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी। डॉक्टर कौशल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब किस तरह की तैयारी है? अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। देखिए कोरोना वैक्सीन हमें प्राप्त होते ही हमें राज्य सरकार से एसओपी प्राप्त हो गई है किस प्रकार से वैक्सीन को इंचार्ज के सामने ही खोला जाएगा। उसके बाद में जब हम जिलों में भी अगर वैक्सीन सप्लाई करेंगे तो यहाँ से सील चस्पा करके और बाकायदा पुलिस के एस्कॉर्ट के साथ में भेजी जाएगी वैक्सीन्स। और जहाँ जिले में भी वैक्सीन का वितरण है तो वो उसमें भी सुरक्षाकर्मी एक साथ में रहेंगे और हर एक कोल्ड चेन पॉइंट पे ये इंश्योर किया जा रहा है कि वहाँ पर एक सुरक्षा गार्ड रहे ताकि वैक्सीन्स का किसी प्रकार से कोई वेस्टेज या कोई चोरी जिस प्रकार होने की संभावना रहती है वो नहीं होगी। अच्छा, किस तरह सिस्टम रहेगा? क्योंकि जोधपुर के 6 जिले तो हैं, 10 जिलों में होना है, हालांकि फाइनल प्रोग्राम आपके पास आएगा तो यहाँ से बाय एयर आएगी, किस तरह होगा, कैसे रखा जाएगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? जी, शुरुआत में जो वैक्सीन है हमें बाय एयर प्राप्त होगी। बाय एयरपोर्ट हम वहाँ से पुलिस एस्कॉर्ट के साथ में ही वैक्सीन यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पे भी राउंड द क्लॉक जो है सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा जो वैक्सीन वितरण जो है उसमें भी पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही होगा। जो 10 जिलों में अगर वैक्सीन वितरित होती है तो उन वैक्सीन्स के लिए पुलिस प्रशासन का भी इसमें सहयोग रहेगा और सील चस्पा करके ही भिजवाई जाएगी इसको। तो 30,000 हेल्थ वर्कर्स हैं जो पहले फेज में उनका वैक्सीनेशन होना है। करीब 2.5 लाख वैक्सीन यहाँ पहुँच रही है और यहाँ से 10 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बहरहाल जोधपुर की मैं बात करूँ तो जोधपुर शहर में 6 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। रूरल इलाके की बात करूँ तो वहाँ पे भी 6 वैक्सीन सेंटर हैं, यानी 12 जगह पे पहले फेज में वैक्सीनेशन होगा जिसमें मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के साथ साथ एम्स के डॉक्टर होंगे, रेलवे के डॉक्टर होंगे, निजी अस्पतालों के डॉक्टर, जो फ्रंट लाइन में डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ है उनका फर्स्ट फेज में वैक्सीनेशन होना है। तो ये तस्वीरें सुखद है, निश्चित तौर पर ये तस्वीरें हर किसी को सुकून दे रही होगी। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। कल देश भर में कोरोना का वैक्सीनेशन अभियान का आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आगाज देश भर में करेंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य स्तर पर इसका शुभारंभ करने वाले हैं। और इस वैक्सीनेशन को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मण ओला साहब मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से कार्यक्रम तय किया गया है? कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर के पूरे राज्य में हमारी ओर से जो है 167 जो है वैक्सीनेशन साइट तय की गई हैं। 167 वैक्सीनेशन साइट्स पे हम
एवरेज जो है 100 बेनिफिशरीज को 100 बेनिफिशरीज को लाभान्वित करने जा रहे हैं। हमने जो है सभी सेशन साइट्सों से सबको अवगत करवा दिया है। हमारे जिला स्तरीय अधिकारी जो हैं आज सभी बेनिफिशरीज को शाम तक ये अवगत करा देंगे कि आपको फला सेशन साइट पे आकर के वैक्सीनेशन करवाना है। और हमने जो है कल वैक्सीनेशन प्राप्त होने के बाद कल सुबह से कल शाम तक सभी जिलों में वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट जिस तरह से हमने चार्ट किया था उसके अनुसार पहुंचा दी है और सभी जिला मुख्यालयों पे हमारी वैक्सीन पहुंच गई है। जिलों से सेंटर्स तक वैक्सीन आज पहुंचाई जाएगी या पहुंच गई? हमने जो है सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित कर दिया था, उनको ये वर्कआउट करके प्लान करना है और वो आज शाम तक शायद सभी जगह पहुंचा देंगे। कल सुबह कार्यक्रम का आगाज कितनी बजे होगा और प्रधानमंत्री किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे राजस्थान से? राजस्थान प्रधानमंत्री जो है 10:30 बजे इसको लॉन्च कर रहे हैं। राजस्थान में कनेक्ट करने के लिए हमने 2 सेंटर तय किए हैं। जो एक सेंटर हमारा SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर का है, दूसरा हमारा JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर का है, जो इंटरकनेक्ट होंगे और उससे प्रधानमंत्री महोदय बात करना चाहेंगे वो बात कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भी इसका शुभारंभ करने वाले हैं दोपहर 12 बजे। हाँ, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भी जो है काफी समय से इस प्रोग्राम का बहुत ही कीन रख करके ध्यान रखते हुए सुपरविजन कर रहे हैं और इसको इस अंजाम तक लेके गए हैं। वो भी हमारे आदरणीय 12 बजे इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। देश के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत कल से पूरे देश में एक साथ होगी, जिसके लिए चित्तौड़गढ़ जिले की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले चरण के लिए होने वाले टीकाकरण के लिए 13,220 वैक्सीन की डोज चित्तौड़गढ़ पहुंच गई है, जिसे पुलिस सुरक्षा के बीच जिला औषधि भंडार में बनाए गए कोल्ड स्टोरेज में रखाया गया है। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ जिले की 4 केंद्रों पर 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है, जिसमें करीब 6,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। टीमों का गठन कर लिया गया है और वहाँ सभी टीम के सदस्यों का प्रशिक्षण किया जा चुका है एवं ड्राई रन करके हमने वो भी तैयारियां सुनिश्चित कर ली कराया जाएगा। हाँ, चित्तौड़गढ़ जिले में कल रात को 7 बजे समथिंग 13,000 के समथिंग डोजें आई है और उनका हमने देश भर में शनिवार से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। अलग अलग जिलों में वैक्सीन की खेप पहुंचनी शुरू हो गई है। 12 में 9,180 वैक्सीन की डोज पुलिस ज़ाब्ते के साथ पहुंची, जहां CMHO कार्यालय में वैक्सीन लेकर आई टीम का स्वागत डॉक्टर संपत राज नागर के नेतृत्व में किया गया। फ्रीजर गाड़ी में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच पूरे एहतियात के साथ वैक्सीन लाई गई है। जिला वैक्सीन स्टोर पर अब हर समय पुलिस का पहरा रहेगा। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री द्वारा वैक्सीनेशन का शुभारंभ होते ही वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। से चाहे डॉक्टर है, नर्सिंग पैरामेडिकल है, स्वीपर्स है, वार्ड बॉय है, तो हेल्थ केयर वर्कर्स का है। उसके बाद जो सेकंड फेज आएगी उसमें पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों को लगाई जाएगी। उसके बाद सिविल में जो जितने भी आदमी हैं 50 साल से ऊपर प्लस कोमॉर्बिड, उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। कितनी बजे के 10 से 5 का इनका टाइम रहेगा और 28 दिन के बाद दोबारा सेकंड डोज इन लोगों को लगाई जाएगी। मरुधरा में शीतलहर का कहर भी जारी है। कहीं कोहरा तो कहीं बर्फीली हवाओं ने कहर बरपा रखा है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर श्रीगंगानगर की है, जहां तेज ठंड और घने कोहरे ने लोगों की दिनचर्या को बदल कर रख दिया है। दूसरी तस्वीर भरतपुर की है, जहां घने कोहरे और धुंध की वजह से विजिबिलिटी भी कम हुई है, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। तीसरी तस्वीर करौली की है। यहां कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ भारी बर्फबारी से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर बर्फबारी के बीच बच्चे जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। तापमान में गिरावट की वजह से डल झील पूरी तरह जम चुकी है, लेकिन बच्चों के लिए तो मानो किसी मैदान से कम नहीं। तभी तो बच्चे यहां पर क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं।
शकील शकील। जब बच्चे खेलते खेलते थक जाते हैं तो जमी हुई डल के ऊपर लेट जाते हैं और जमकर मस्ती करते हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में हर साल जनवरी के महीने में डल झील जम जाती है और उस पर लोग ऐसे ही मस्ती करते नजर आते हैं। शकील शकील। और कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा कि वार्ता से ही समाधान निकलेगा। किसान आंदोलन का आज 51वां दिन है और इस बीच अब कांग्रेस पर कैलाश चौधरी का निशाना। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मेरे साथ है। सर, आज फिर नवे दौर की किसानों के साथ केंद्र सरकार की बात हो रही है, लगता है कि गतिरोध खत्म होगा? हमें तो पूरा विश्वास है कि इसका समाधान होगा, क्योंकि हम जब भी बैठक में जाते हैं हमारे मंत्री जी पूरे आशावान होकर जाते हैं और वार्ता करते हैं। और आज भी हमें पूरी आशा है, क्योंकि जो अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी बात पहुंच चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया। तो अब विषय है कि इनकी जो भी समस्या है किसान यूनियन के नेता की, तो वो अपने उस कमेटी के सामने रखेंगे, तो इसका फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो वार्ता है वो निरंतर जारी रहेगी। हमारी तरफ से हम तो यही चाहते हैं पहले दिन से ही कि किसी प्रकार का कोई भी इस बात का कंफ्यूज नहीं हो या उनके बीच में कोई भ्रम नहीं रहे कि हमारे को किस तरह से आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हम तो यही कह रहे हैं कि निरंतर प्रयास करके इसका समाधान हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी जिस तरह से उन्होंने देश के सामने आकर कह दिया कि ये कृषि के कानून है वो किसान के हित के हैं, और मैं तो ये कहता हूँ इसी से किसानों के जीवन में परिवर्तन होगा। और इस बिल का ऐसे करोड़ों किसान हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उन किसानों की भावना को समझकर इस गतिरोध को किसान यूनियन के नेता दूर जरूर करेंगे। लेकिन सर, किसान नेता राकेश टिकैत वो और दूसरे जो हैं वो सब साफ कर चुके हैं कि हमें किसान कानून खत्म करने से कम पे कुछ भी राजी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी ने, आप भी कह रहे हैं कि हस्तक्षेप किया, कमेटी बनाई, भूपिंदर सिंह मान उस कमेटी से अलग भी हो गए हैं। ऐसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर, हम तो नहीं चाहते थे कि इस कानून के अंदर ये इसके ऊपर रोक लगे, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो सर्वमान्य है, हम उसका स्वागत करते हैं। और किसान यूनियन के नेता भी उनके सामने विषय रखेंगे तो बातचीत से ही हल होगा और समाधान इसी से होगा कि सिर्फ कानून वापसी की बात कर रहे हैं, तो कानून तो किसान के हित के बने हुए हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।